गर्सी एजुकेशन में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने पिछले वीडियो में पूर्णांकों पर योग की संक्रिया के प्रगुणों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने संवर्ग प्रगुण का अध्ययन किया, क्रम विनिमय प्रगुण का अध्ययन किया और साहचर्य प्रगुण का अध्ययन किया तथा हमने योग के तत्समक अवयव के बारे में जाना और संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों के जोड़ने एवं घटाने का अध्ययन किया। आज हम अभ्यास 3C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो एक चित्र बना हुआ है, इसमें एक क्रम से संख्याएं लिखी गई हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह बना गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों में से एक विकल्प सही होगा जिसे हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सी संख्या हो सकती है। यहाँ पर आप देखिए पहले 9 लिखा है, 9। दूसरे खाने में हम आते हैं यहाँ पर तो 12 लिखा हुआ है, 12। फिर आप यहां पर आइए तो 18 लिखा है, फिर 30 लिखा है। आगे कितने लिखना है ये प्रश्न सूचक चिन्ह के साथ दर्शाया गया है। अब आप यहां पर देखिए 9 से 12 हो गया है, यानी 9 के बाद 12 हुआ है तो कितना जुड़ा है, 3 इसमें जोड़ दिया गया है। फिर 12 के बाद 18 हुआ है तो 12 में 6 जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है, यानी 6 जुड़ा है। फिर 18 के बाद देखिए 30 हुआ है तो यहां पर कितना जोड़ेंगे, 18 में 12 जोड़ते हैं तो 30 आता है। अगली कौन सी संख्या 30 के बाद हम कितना जोड़ दें, ये संख्या ये प्रश्न सूचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर आप देखेंगे पहले 3 जोड़ा गया था, फिर 3 का 2 गुना यानी 6 जोड़ा गया है, फिर 6 का 2 गुना 12 जोड़ा गया है। तो अगले स्टेप में 12 का 2 गुना यानी 24 जोड़ना पड़ेगा, 24 जोड़ना पड़ेगा। अब 30 में 24 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54। तो प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 54 भरी जाएगी। यानी हमारा कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। तो आंसर यहां पर हमको प्राप्त हो गया। आंसर बराबर विकल्प संख्या 2, विकल्प संख्या 2 और 54। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पहला खंड है 6, दूसरा खंड है ऋण 4, तीसरा खंड है ऋण 19 और चौथा खंड है ऋण 996 और पांचवा खंड है 0। इनके हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था किसी भी पूर्णांक का पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए उसमें से 1 घटा दिया जाता है। तो आइए देखते हैं 6 का पूर्ववर्ती पूर्णांक क्या हो जाएगा। 6 में से हम 1 घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा बराबर 5। दूसरा खंड हमारा है ऋण 4 का पूर्ववर्ती पूर्णांक ज्ञात करना है। तो ऋण 4 में से आप 1 घटा दीजिए यानी ऋण 1 कर दीजिए तो यह प्राप्त हो जाएगा। ऋण 4 और ऋण 1 मिलकर के हो जाएगा ऋण 5। अगला है हमारा ऋण 19 का पूर्ववर्ती पूर्णांक बराबर ऋण 19 ऋण 1 बराबर ये हो जाएगा ऋण 20। ऋण 996 का पूर्ववर्ती पूर्णांक हो जाएगा हमारा ऋण 996। 996 में से आप घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए तो यह प्राप्त हो जाएगा ऋण 997। दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ जाएंगे। और 0 का पूर्ववर्ती पूर्णांक आप 0 में से 1 घटा दीजिए तो 0 में से 1 आप घटाएंगे तो ऋण 1 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पूर्ववर्ती पूर्णांक प्राप्त हो गए। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में बड़ा है अथवा छोटा का चिन्ह भरना है, यानी ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह हमको भरना है। तो आइए देखते हैं क खंड में लिखा है ऋण 3 धन ऋण 6। तो आइए इसका मान हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण 3 ऋण 6
और दोनों ही ऋणात्मक हैं तो जुड़ जाएंगे, ऋण 9 हमको प्राप्त हो जाएगा। और इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 3 ऋण, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ऋण 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 का गुणा जो धन होता है तो ये हो जाएगा धन हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। और इसका मान जो हो जाएगा ऋण 3 धन 6 बराबर धन 6 में से ऋण 3 निकल जाएगा तो ये धन 3 प्राप्त हो जाएगा। यानी ऋण 9 इसका मान आ रहा है और इसका मान धन 3 आ रहा है, तो ऋण 9 धन 3 से छोटा होगा, यानी इस यहाँ पर छोटे का चिन्ह लगेगा। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। दूसरा खंड हमारा ख खंड है, ऋण 21 ऋण 21। आइए इसका मान देख लेते हैं। ऋण 21 है ऋण, अब ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो अंदर भी ऋण है और बाहर भी ऋण है, तो ऋण ऋण आपका धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धन 21 और इसका मान हो जाएगा 0। ऋण 21 धन 21 0 के बराबर हो जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे तो ऋण 21 धन ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ बाहर आएगा, तो ये धन ऋण हो जाएगा आपका, तो ऋण 21 यानी ऋण 42 प्राप्त हो जाएगा आपका, 21 21 42। अब इसमें 0 आ रहा है, इसमें ऋणात्मक चिन्ह के साथ 42 आ रहा है, तो सभी ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यह बड़े का चिन्ह यहां पर लगेगा। आइए हम तीसरे खंड में चलते हैं। तीसरा यानी ग खंड हमारा है ऋण 27 ऋण धन 27, तो ऋण 27 और ये ऋणात्मक चिन्ह है, ब्रैकेट खोलेंगे अंदर धन है तो ये ऋण हो जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा और 27 27 54 हो जाएगा, ऋण 54 प्राप्त होगा। अगले में आप देखिए तो 27 ऋण और ये 45 हो जाएगा, ऋण 45, तो 45 ऋणात्मक है और 27 धनात्मक है, तो 45 में से 27 निकल जाएगा और जो भी आएगा ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा। तो आइए घटा लेते हैं, 45 ऋण 27, तो ये हो जाएगा 8, 15 में से 7 जाएगा तो 8 प्राप्त हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी ऋण 18 आपको प्राप्त हो जाएगा। और ऋण 18 यहाँ पर जो ऋण 54 प्राप्त हुआ है और इधर ऋण 18 प्राप्त हुआ है, तो ऋण 54 जो होगा ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ बड़ी संख्या है और ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ छोटी संख्या है, तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ जो बड़ी संख्या होती है वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ छोटी संख्या से क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए यहाँ पर छोटे का चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न हमारा है खाली जगह भरिए 13 11 9 7। अब यहाँ पर 67 है, फिर खाली स्थान है, फिर 27 है, फिर 7 है। आइए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न लागू हुआ। 13 के बाद देखिए 11 लिखा हुआ है, यानी 2 घटाया गया है। फिर 11 के बाद देखिए 9 लिखा गया है, यानी फिर 2 घटाया गया है। फिर 9 के बाद 7 लिखा है, यानी 2 घटा करके लिखा है। अब नीचे वाले पैटर्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। 67 के बाद खाली स्थान है, फिर 27 आया है, 27 के बाद 7 है, यानी 27 में से 20 घटाया गया होगा, तभी तो 7 प्राप्त होगा हमें। अब यहाँ पर क्या है, नीचे इसका मतलब 20 घटा करके लिखा गया है, तो 67 में से आप 20 घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 67 ऋण 20, तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 4 2 6 47 प्राप्त हो जाएगा। यानी इस खाली स्थान में क्या भरेंगे, 47 प्राप्त भरेंगे, यानी 67 में से 20 घटाया गया तो 47 प्राप्त हुआ, फिर 47 में से 20 घटाया गया तो 27 प्राप्त हुआ, 27 में से 20 घटाया गया तो 7 प्राप्त हुआ। यानी नीचे जो घटाने का क्रम है वह 20 घटाया गया है। तो इस प्रकार से खाली स्थान में हमको क्या प्राप्त हो गया, 47, यानी खाली स्थान में 47 भरा जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं पांचवें खंड की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा है निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। तो पहला खंड है 7, दूसरा खंड है ऋण 5, तीसरा खंड है ऋण 20, चौथा खंड है ऋण 997, पांचवा खंड है हमारा 0। तो आइए देखते हैं पहला खंड 7 का उत्तरवर्ती पूर्णांक। हमने आपको बताया था कि उत्तरवर्ती पूर्णांक ज्ञात करने के लिए पूर्णांक में एक जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद जो पूर्णांक प्राप्त होता है वही उत्तरवर्ती पूर्णांक होता है। तो 7 में एक आप जोड़ दीजिए तो 7 का उत्तरवर्ती पूर्णांक आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी 7 धन 1 बराबर 8।
ऋण 5 का उत्तरवर्ती पूर्णांक ज्ञात करने के लिए ऋण 5 में आप 1 जोड़ दीजिए और ऋण 5 में धन 1 आप जोड़ेंगे तो यह ऋण 4 आपको प्राप्त हो जाएगा। ऋण 20 का उत्तरवर्ती पूर्णांक ज्ञात करने के लिए ऋण 20 में आप 1 जोड़ दीजिए तो यह ऋण 19 प्राप्त हो जाएगा। ऋण 997 का उत्तरवर्ती पूर्णांक आप ज्ञात करने के लिए ऋण 997 में आप 1 जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा ऋण 996। शून्य का उत्तरवर्ती पूर्णांक ज्ञात करने के लिए शून्य में हम 1 जोड़ देंगे तो ये शून्य में 1 जोड़ने पर आपको 1 ही प्राप्त होगा, यानी किसी भी पूर्णांक में शून्य जोड़े तो हमको 1 प्राप्त होता है और शून्य में 1 जोड़ते हैं तो हमको 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 5वां प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की। तो छठा प्रश्न हमारा है, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर का तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो 12 बजे दोपहर का तापमान जैसा कि दिया गया है 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक, तो 0 से अधिक जो तापमान होगा वह धनात्मक होगा, क्योंकि 0 से जो अधिक होता है उसे धनात्मक माना जाता है। तो धन 19 डिग्री सेल्सियस इसे लिखा जाएगा। अर्धरात्रि को तापमान क्या था, 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो जो तापमान 0 से कम होगा उसे ऋणात्मक लिखा जाएगा। तो ऋण चिन्ह के साथ क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। अब तापमान में परिवर्तन क्या होगा, तापमान में परिवर्तन जो होगा, अंतिम तापमान ऋण प्रारंभिक तापमान यानी अंतिम तापमान हमारा अर्धरात्रि को तापमान है, अर्धरात्रि का तापमान ऋण 12 बजे दोपहर का तापमान, यानी अर्धरात्रि के तापमान में से 12 बजे दोपहर का तापमान आप घटा देंगे तो आपको तापमान में परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। तो अर्धरात्रि का तापमान हमारा ऋण 2 डिग्री सेल्सियस था। ऋण 12 बजे दोपहर का तापमान हमारा 19 डिग्री सेल्सियस था, ऋण धन 19 डिग्री सेल्सियस। तो इसे आप घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका ऋण 2 डिग्री सेल्सियस ऋण। अब ये ब्रैकेट आप खोलेंगे, ब्रैकेट के अंदर धन है बाहर ऋण है, तो यह ऋण ही आपको प्राप्त हो जाएगा। धन ऋण का गुणनफल जो होता है ऋण प्राप्त होता है, तो ऋण 19 डिग्री सेल्सियस हमारा हो जाएगा ये। और ऋण 2 डिग्री सेल्सियस, ऋण 2 डिग्री सेल्सियस, ऋण 19 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही ऋणात्मक हैं तो जुड़ जाएंगे तो 19 2 21 प्राप्त हो जाएगा और ऋणात्मक चिन्ह के साथ ये आएगा, तो यानी ऋण 21 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान में परिवर्तन जो हमारा प्राप्त हुआ है आंसर हो जाएगा ऋण 21 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हमारा छठा प्रश्न हल हो गया है। आइए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न। 7वां प्रश्न हमारा है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। तो ईसा पूर्व यहां पर देखिए जन्म इनका 429 ईसा पूर्व लिखा है, मृत्यु 348 ईसा पूर्व हुआ लिखा हुआ है। आप कहेंगे ये ज्यादा है ये कम है, तो ईसा पूर्व से जब हम ईस्वी की तरफ बढ़ते हैं तो एक एक करके कम होता जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये ज्यादा लिखा है ये कम लिखा है। तो जन्म हमारा 429 ईसा पूर्व है और इसे ईस्वी में जब लिखेंगे तो ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो ऋण 429 ईस्वी। इसी प्रकार से मृत्यु जो है 348 ईसा पूर्व है, तो इसको भी आप ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। जब इस ईस्वी में लिखेंगे तो 348 ईस्वी हो जाएगा ये। इनका जीवन काल, प्लेटो का जीवन काल यानी कितने दिनों तक जीवित रहे, तो मृत्यु इनकी 348 ईसा पूर्व में हुई थी, तो ऋण 348 घटा दीजिए, में से क्या घटाएंगे, ऋण 429 आप घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा
ऋण 348 में से ऋण 429 आप घटाएंगे तो ऋण 348 और ऋण ऋण ये धन हो जाएगा तो धन 429 ये बराबर आपका हो जाएगा। तो 429 आपका धनात्मक है तो इसमें से ऋणात्मक 348 आप घटा दीजिए तो 9 में से 8 जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा और यहां से 1 जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा 8 प्राप्त हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 81 वर्ष। तो कितना ये जीवित रहे 81 वर्ष। तो इस प्रकार से हमको आंसर प्राप्त हो गया 81 वर्ष। 7वां प्रश्न हमारा हल हो गया है। आइए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न हमारा है समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु बराबर कितना है 11,600 मीटर। 11,600 मीटर। समुद्र तल से पर्वत चोटी की ऊंचाई, पर्वत चोटी समुद्र तल से इतने मीटर ऊंची यानी 8,846 मीटर। अब ये पूछ रहे हैं कि गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बराबर हो जाएगी, यहां पर आप दोनों जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 11,600 मीटर धन 8,846 मीटर। तो दोनों आप जोड़ लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 11,600 धन 8,846 मीटर। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 6, शून्य में 6 जुड़ेगा तो 6 प्राप्त हो जाएगा, शून्य में 4 जुड़ेगा तो 4 प्राप्त हो जाएगा और 8 में 6 जुड़ेगा, 8 6 14, 14 के 4 हासिल 1, फिर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा और हासिल 1 जोड़ लीजिए 10 हो जाएगा, 10 के शून्य हासिल 1 और 1 1 2 यानी 20,446 मीटर। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 20,446 मीटर। तो इस प्रकार से अभ्यास 3C के सभी प्रश्न हल हो गए हैं। एक नए वीडियो को लेकर के एक नए अभ्यास के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।